तो अब यहाँ पर जो हेडिंग डालना है वो है फॉसिल्स यानी कि अवशेष। तो हम बात करेंगे अवशेष या फॉसिल्स जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं। क्लियर? पर्टिकुलर सिटीज के बारे में बात करेंगे, एक एक सिटीज को पढ़ेंगे, लेकिन अब सारी सिटीज को नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उनको सिटीज को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर आ रहा है हड़प्पा या हड़प्पा। हड़प्पा डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ उसकी खोज हुई है, किसने खोज की है, किस रिवर के किनारे पर है, फर्स्ट साइट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो इस सिटी की है वो ये है कि ये पहली साइट थी, ये फर्स्ट साइट थी, पहला स्थान था इस सभ्यता का जो खोजा गया था। क्लियर? तो पहला पॉइंट फर्स्ट साइट। दूसरी बात, बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा में खोजी गई सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत। तो बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। तो बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा अ 12 रूम ग्रेन यार्ड। अ 12 रूम ग्रेन यार्ड, समझ गए? 12 रूम ग्रेन यार्ड, 12 कमरों का एक अन्नागार, समझ गए? तो 12 कमरों का या 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है, अनाज को जहां पर स्टोर करके रखा जाता था। क्लियर? जिसको हम बोलेंगे द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, 12 कक्षों का अन्नागार। खुदाई के दौरान हमें 12 कक्षों के एक अन्नागार के अवशेष मिले, जिसके 6 जो रूम थे वो एक तरफ थे और उनके जस्ट सामने 6 रूम और थे, समझ गए? जब हमने रिसर्च की, जब हमने उसके खोजबीन की, तो वहां की मिट्टी से हमें गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ले के भी एविडेंस प्राप्त हुए, व्हीट और बार्ले के एविडेंस प्राप्त हुए, समझ गए? इसका मतलब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस सभ्यता में लोग जिस फसल को उगाते थे, जिस फसल की खेती होती थी, वो क्या थी? व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती थी। क्लियर होगी बात इतनी? तो हमने बात की सबसे पहली बात फर्स्ट साइट, पहला स्थान। दूसरी बात बिगेस्ट बिल्डिंग। तीसरी बात अगर हम बात करें थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ से जो खुदाई के दौरान मिली है वो है R37। क्या है? R37 ग्रेवयार्ड, GRAVEYARD। R37 ग्रेवयार्ड यानी कि R37 समाधि या फिर कब्रिस्तान। R37 समाधि या फिर कब्रिस्तान। क्लियर? तो R37 एक समाधि, एक कब्रिस्तान यहां से मिला है। अब इसको हम देख लेते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ, जब यहां पर खुदाई की गई तो यहां पर क्या मिला कि 57 लोगों के ह्यूमंस के स्केलेटन मिले, 57 ह्यूमन स्केलेटन मिले। उन 57 ह्यूमन स्केलेटन में से 20 ह्यूमन स्केलेटन बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुके थे, उनके ऊपर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं था। तो 57 में से 20 माइनस कर दिया तो बचे कितने? 37, जिनके ऊपर रिसर्च की गई। इसीलिए इस जगह को बोला गया 37, समझिए R37 समाधि या कब्रिस्तान, जिनके ऊपर रिसर्च किए गए। अब यहाँ पर एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है, हड़प्पा में डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, समझ गए? ना कि जलाया जाता था। जलाने की जो परंपरा थी वो मोहनजोदाड़ो में की जाती थी। मोहनजोदाड़ो में डेड बॉडीज को क्या किया जाता था? जलाया जाता था। हड़प्पा में क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, समझ गए? जबकि अगर हम बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ में जो समाधि थी उसमें डेड बॉडी के साथ साथ कुत्तों को भी क्या किया जाता था? डॉग को भी क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसके बाद हम अगर बात करें इस सिटी की, तो यहां से हमें मिले हैं बटन शेप्ड सील। क्या मिले हैं? बटन शेप्ड सील, यानी बटन के आकार की मोहरें, समझ गए? ये बात ध्यान रखना, बटन के आकार की मोहरें। 5वीं पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहां से हमें मिले हैं शंख का बना हुआ एक बेल, एक बुल जो किसका बना हुआ था? शंख का। बुल का मतलब बेल। तो एक बेल जो शंख का बना हुआ था, ये जो चीज है, ये जो एविडेंस है, वो भी हमें कहां से मिला है? यहां से मिला है हड़प्पा से। दूसरी बात, अब यहां से हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं
कि सिविलाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल जो था, सबसे इंपॉर्टेंट जो एनिमल था, सबसे ज्यादा जो रेस्पेक्टफुल था, वो क्या था? बुल था। समझ गए? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं से भी काऊ या गाय के एविडेंस प्राप्त नहीं होते ही, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन यहां से, और अब जो हमारी नेक्स्ट साइट होगी वो होगी मोहनजोदाड़ो। क्लियर? तो अगले सिटी के ऊपर गौर करते हैं, अगली सिटी के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसे मैं अब रफ कर देता हूं यहां से। देखिएगा अब 2 नंबर पे हमारी जो सिटी होगी वो होगी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो नेक्स्ट साइट है JODARO। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, बिगेस्ट साइट या बिगेस्ट सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लगभग 40 से 50 हजार लोग इस सिटी में निवास करते थे। समझ गए? क्योंकि इतने सारे लोगों की एक साथ डेथ हो गई, इतने सारे लोग एक साथ मर गए, उनके स्केलेटन वहां पे मिले, इसलिए इसका एक नाम और है जो कि है माउंड ऑफ डेड। मृतकों का टीला भी किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को साथ में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हमको चीजें मिली हैं, अब खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट है द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से मिली सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत, बिगेस्ट बिल्डिंग, सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग। अगेन वही नाम होगा, क्या होगा? ग्रेन यार्ड। ग्रेन यार्ड यानी कि अन्नागार। तो क्या बोलोगे? अ ग्रेट ग्रेन यार्ड, एक विशाल अन्नागार। अ ग्रेट ग्रेनयार्ड, इट मींस एक विशाल अन्नागार। समझिए? अगर इस ग्रेनयार्ड की बात करें ना, तो इसका जो डायमेंशन था वो 150 इंटू 50 था, यानी 150 गुणा 50, 150 इंटू 50 फीट, इतना लेंथ और इतनी विड्थ थी उसकी। इतना बिगेस्ट ये बिल्डिंग थी, एक विशाल ये अन्नागार था। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, अगर क्वेश्चन पूछ ले विच वाज द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, तो अगर हम बात करें फेमस बिल्डिंग की या मोस्ट फेमस बिल्डिंग की, तो मोहनजोदाड़ो की जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग थी वो थी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इट मींस विशाल स्नानागार। ग्रेट बाथ मिले हैं, विशाल स्नानागार मिले हैं यहाँ से, जहां पर कलेक्टिवली या सामूहिक रूप से स्नान किया जाता था। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक धार्मिक स्नान किया जाता था। समझ गए? सभी लोग इकट्ठा होकर वहां पर नहाया करते थे। उस स्नानागार के आसपास छोटे छोटे रूम भी बने हुए थे जहां पर कपड़े बदले जाते थे। इस तरह से जो है वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ, यानी कि विशाल स्नानागार। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ये जो स्नानागार था, इसकी जो डायमेंशन थी वो थी 39 इंटू 23 इंटू 8, ये भी फिट में होगा। 39 लेंथ होगी, 23 विड्थ होगी और 8 क्या होगी? डेप्थ होगी, यानी कि गहराई होगी। इस तरह से हमने बोला फेमस बिल्डिंग कौन सी? द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। ठीक है, आगे और अगर हम यहां से बात करें और क्या चीजें हैं जो यहां से मिली है, तो 3rd नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आईएमपी जो खुदाई के दौरान यहां से अवशेष मिले हैं चीज के, वो है वो लिखना है आप लोगों को यहां पर, वो है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी या मदर गॉडेस ही बोल सकते हैं, गॉडेस ऑफ TY, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता की देवी। क्लियर? उर्वरता की देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, या हम इनको मदर गॉडेस के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हुआ, हमें एक ऐसी स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदाड़ो से जिसके गर्भ से पौधे
को उगते हुए दिखाया गया है, जिसके गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। समझ गए? एक ऐसी स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई जिसके गर्भ से पौधे को उगते हुए बताया गया है। मोहनजोदाड़ो से एक ऐसी फीमेल का स्टेचू हमें मिला। समझ गए? तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने माना ये धरती से फसल का उगना है, ये धरती से फसल का क्या है? उगना है। समझ गए? तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि उस समय के जो लोग थे वो धरती की क्या किया करते थे? पूजा किया करते थे। समझ गए? फीमेल को भी पूजा किया करते थे, क्योंकि फीमेल का सम्मान था, फीमेल को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि फीमेल के रूप की अगर पूजा होती है तो इस कंक्लूजन पर हम पहुंचे, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, या इन्हें मदर गॉडेस भी कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा मोहनजोदाड़ो से हमें तीसरी जो इंपॉर्टेंट जो चीज मिली है खुदाई के दौरान, वो है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या यहां से मिला है। तो वो है स्टेच्यू ऑफ नटराज। फोर्थ पोजीशन पे आप लोग लिखना है स्टेच्यू, STATUE, स्टेच्यू ऑफ नटराज। क्लियर? स्टेच्यू ऑफ नटराज, तो एक नटराज की स्टेच्यू, एक नटराज की मूर्ति मिली है। नटराज जो डांसिंग फॉर्म में है, डांसिंग मुद्रा में है, नृत्य की मुद्रा में, इन्हें गॉड ऑफ डांस भी कहा जाता है। ये भगवान शिव के ही एक रूप माने गए हैं। समझ गए? तो नटराज की एक स्टेच्यू मिला है, नटराज की एक मूर्ति मिली। ठीक है, पांचवी पोजीशन की अगर बात करें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ से खुदाई के दौरान मिली है, तो उसमें लिखना है स्टेच्यू ऑफ पशुपतिनाथ। स्टेच्यू ऑफ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, स्टेच्यू ऑफ पशुपतिनाथ। क्लियर? तो इस तरह से पांचवें नंबर पे है स्टेच्यू ऑफ पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का एक स्टेच्यू मिला है। इन्हें भी हमने एक भगवान या एक गॉड की तरह कंसीडर करना है, जो भगवान शिव का ही आदि रूप यानी पुराना रूप माने जाते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके पहले मैं इस बोर्ड को और रफ कर देता हूं। देखिएगा मोहनजोदाड़ो से और क्या खास चीजें मिली हैं। अगर हम बात करें सिक्स्थ पोजीशन पर, तो यहाँ पे लिखना है सिंबल ऑफ स्वास्तिक। स्वास्तिक का सिंबल, समझ गए? सिंबल ऑफ स्वास्तिक, स्वास्तिक का सिंबल सभी को पता होगा। इस तरह से जो सिंबल है वो भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेच्यू ऑफ अ किंग पुरोहित। स्टेच्यू ऑफ द किंग पुरोहित, एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहां से मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहां से मिली है। तो स्टेच्यू ऑफ किंग पुरोहित, क्या एक प्रीस्ट राजा, प्रीस्ट किंग, पुरोहित की, पुरोहित मींस प्रीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल कहां से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, स्टेच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल कहां से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। क्लियर? स्टेच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल जो कि हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। सबसे खास बात इस डांसिंग गर्ल के स्टेच्यू की, इसमें एक लड़की, एक गर्ल का स्टेच्यू है डांसिंग कंडीशन में, और वो ब्रोंज का स्टेच्यू है। समझे? कांसे का वो स्टेच्यू है। समझ गए ना इतनी बातों को? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम और बात करें, अगर इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से जितने भी घर मिले हैं, जितने भी मकान वहां से मिले हैं, वो सब पक्की ईंटों के बने हुए मकान थे। समझ गए ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा, पक्की ईंटों के मकान वहां पर मिले हुए थे। वो जो ईंटों का जो साइज था, ईंटों का जो डायमेंशन था, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा। जो डायमेंशन था वो इस तरह से था 10 × 20 × 40, ये सेंटीमीटर में है। क्लियर? 10 × 20 × 40, ये ईंटें हैं, पक्की ईंटें जिनके ये मकान बने हुए थे, जिनका डायमेंशन है 10, 20, 40। इसका मतलब ये है
कि जो हाइट थी ईंटों की वो 10 सेंटीमीटर थी और उसकी दुगनी क्या थी, चौड़ाई थी। समझ गए, विड्थ कितनी थी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई की दुगनी क्या थी, लेंथ थी, और लेंथ कितने सेंटीमीटर थी 40 सेंटीमीटर। ये बात आप लोगों को डायमेंशन ध्यान में रखना है। समझ गए। अब देखिएगा यहां से जितने भी मकान मिले हैं, जितने भी जो घर मिले हैं या जो मकान बने हुए थे, जो पूरी सिटी थी वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। जिस सिस्टम के तहत ये मकान बने हुए थे वो ग्रिड पॉलिसी थी, ग्रिड सिस्टम था जिसके तहत ये घर बने हुए थे। अब ग्रिड सिस्टम में के अंतर्गत क्या होता है कि मकानों के जो घरों के जो मेन डोर थे वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। घरों के जो मेन डोर थे वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। समझ गए ना। वो जो डोर थे वो अंदर गली की तरफ खुलते थे। समझ गए। जो मेन डोर थे घरों के वो अंदर गली की तरफ खुलते थे। समझ गए। सारे घरों के बैक साइड पर ही मेन रोड हुआ करते थे। सभी घरों के बैक साइड पर ही क्या हुआ करते थे, मेन रोड हुआ करते थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, और जितने भी वहां से घर मिले हैं उन सभी घरों से हमें एक कुएं के एविडेंस भी मिले हैं। हर घर के अंदर एक अपना क्या था, कुआं था। इसका मतलब कि जो लोग वहां रहते थे वो काफी वेलफेयर रहे होंगे, काफी संपन्न रहे होंगे, इसलिए वहां पर हर एक घर में एक कुआं जो है वो रहता था। क्लियर। अब हम बात करें कि जो नालियां वहां से थी, घर के बाहर से जो नालियां गुजरती थी, उन नालियों की बात करें तो वो नालियां भी पक्की नालियां थी, पक्की नालियां वहां से बनी हुई थी। समझ गए। उन नालियों को ढका गया था, उन नालियों को ठीक तरह से क्या किया गया था, ढक दिया गया था। उसके ऊपर भी सजावट की गई थी और उन्हें अच्छे से ढक दिया गया था। नालियों से जो पानी जाता था वो एक जगह पर ड्रेन होता था। समझिए, सारा कचरा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता था और फिर जो पानी है वो शहर के बाहर एक जगह पर इकट्ठा होता था। इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक था। ये ही इस सिविलाइजेशन की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, विशेषता है, प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? सबसे पहला टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन, और दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी तंत्र। तो इस सिविलाइजेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट जो विशेषता है वो है टाउन प्लानिंग। समझिए। दूसरे हम बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर। और अगर बात की जाए सिविलाइजेशन की विशेषता की तो और चीजें आप लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से जो सड़कें बनाई जाती थी ना वो एकदम 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। एकदम 90 डिग्री के एंगल पर सड़कें क्या होती थी, एक दूसरे को काटती थी और उन्हीं के किनारे पर शहर बने हुए थे ग्रिड पॉलिसी में। क्लियर। ग्रिड सिस्टम के अनुसार। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में को अध्ययन करने के बाद रिसर्चर्स जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस प्रणाली, इस सभ्यता की 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स थी, 2 प्रशासनिक राजधानियां थी, जिन्हें उन आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्विन कैपिटल कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। तो 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी जिन्हें ट्विन कैपिटल कहा गया, जिनके नाम है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ट्विन कैपिटल किसे कहा जाता है? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कमर्शियल कैपिटल अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? इस सिविलाइजेशन की कमर्शियल कैपिटल किसे कहा जाता है? कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है लोथल को, क्योंकि वहां से ट्रेड या व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो है वो लोथल से होता था। उसी प्रकार हम इंडिया की अगर बात करें तो आज के समय इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सभी को पता है क्या है, दिल्ली है। इंडिया की कमर्शियल कैपिटल हम किसे कह सकते हैं? मुंबई को कह सकते हैं। समझ गए। इंडिया की अगर कल्चरल कैपिटल की बात की जाए तो बनारस को कहा जाता है। इस तरह से आप लोग चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जो सिटी है हम उसके बारे में गौर करते हैं, और जो नेक्स्ट सिटी है वो है चनहुद्रो या चनहुद्रो। ठीक है, आगे देख लेते हैं चनहुद्रो के ऊपर। तो थर्ड जो सिटी है वो है चनहुद्रो। चनहुदारो या चनहुद्रो। क्लियर। पाकिस्तान में इंडस रिवर के तट पर यह सिटी जो है डिस्कवर की गई है। अब देखिएगा यहाँ पे चनहुद्रो की अगर बात करें तो चनहुद्रो वाज ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। चनहुद्रो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी सारी जो साइट थी वो अर्बन थी, जबकि चनहुद्रो एकमात्र कैसा था? ग्रामीण स्थल था। तो क्या लिखोगे? ओनली रूरल साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा था? चनहुद्रो। समझ गए ना। तो ओनली चनहुद्रो वाज द ओनली रूरल प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। यहां से जो ईंटें मिली है ना मकान की, वो भी कच्ची ईंटें। यहां से जो ईंटें हैं, जिन ईंटों से मकान बना हुआ है वो कच्ची ईंटों से मकान बने हुए। क्लियर।
अच्छा, हर जगह से जो मकान मिले हैं उनकी जो ईंटें हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में हैं, आयताकार शेप में, जबकि चनहुदड़ों से जो ईंटें हैं वो एक गोल शेप की ईंटें हैं, समझिए, गोल आकार की ईंटों से यहाँ पर मकान बने हुए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पर चनहुदड़ों से और क्या चीजें प्राप्त हुई है। तो ये तो हो गई ओनली रूलर साइड। दूसरी बात, यहाँ से हमें बेंगल्स यानी चूड़ियां मिली हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, एविडेंस ऑफ बेंगल, बेंगल्स इट मीन्स चूड़ियां, मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां यहाँ पर मिली है खुदाई के दौरान। इसके अलावा यहाँ से लिपस्टिक के एविडेंस मिले हैं, लिपस्टिक के भी जो एविडेंस हैं, लिपस्टिक के जो एविडेंस हैं वो भी कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, चनहुदाड़ों से या चनहुदड़ों से। क्लियर, ये चीजें ध्यान रखना। एक पॉइंट और, अ पिक्चर ऑफ कैट फॉलोड बाय अ डॉग, अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग, इट मींस बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र, समझिए, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र। फिर हम बात करें बेलनाकार, यहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं, यहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं, किस तरह से, बेलनाकार, समझिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइट के ऊपर, अगले स्थल के ऊपर, अगले स्थान के ऊपर जो इस सिविलाइजेशन का है वो जो कि है लोथल। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब लोथल के ऊपर। सबसे खास बात लोथल की जो है वो ये है कि वो एक पोर्ट टाउन था, एक बंदरगाह शहर था, वहां पर एक बंदरगाह मिला है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में पोर्ट टाउन कौन सा था, तो आंसर क्या होगा, लोथल। लोथल कहां पर है, तो ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। लोथल को कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता था, या उसे कमर्शियल कैपिटल के रूप में भी कंसिडर किया गया है, इस सिविलाइजेशन की कमर्शियल कैपिटल। जबकि दो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या ट्विन कैपिटल कौन कौन सी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तो हम बात कर रहे हैं अब LOTHAL, लोथल कहां पर है, गुजरात में। क्लियर, देखिएगा, सबसे पहली बात, पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। दूसरी बात अगर करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से हमें कुछ करेंसी या मुद्रा मिली है, कहां की, पर्सिया की। तो यहां पे क्या लिखोगे, पर्सियन करेंसी। पर्सियन करेंसी यहां से हमें प्राप्त हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी करेंसी या कौन सी धातु की मुद्रा चलती थी, तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस, किसी भी मुद्रा, कोई मुद्रा चलती ही नहीं थी। उस समय कोई भी मुद्रा का चलन नहीं था, समझिए, कोई करेंसी का चलन नहीं था। उस समय तो बार्टर सिस्टम चलता था, यानी वस्तु विनिमय चलता था। जो वस्तु विनिमय होता है, वस्तु का लेन देन वहां पर होता था, करेंसी नहीं थी, समझिए। तो करेंसी जो थी वो पर्सिया से की करेंसी थी, समझिए, पर्सिया यानी ईरान। इसका मतलब वहां के लोगों का ईरान के साथ भी रिलेशनशिप था, उनके साथ भी एक जो है संबंध थे। ये जो है इस कंक्लूजन पर हम पहुंचते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर, तो यहां से हमें एविडेंस मिले हैं, यहां से हमें साक्ष्य मिले हैं, किस चीज के, यहां से हमें साक्ष्य मिले हैं हॉर्स की अस्थियों के, बोन्स ऑफ हॉर्स, बोन्स ऑफ हॉर्स। सिंधु घाटी सभ्यता में हॉर्स की जो एविडेंस है वो कहीं से नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ कहां से मिले, लोथल से मिले। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और चीज है जो गौर करने की है लोथल में, वो है एविडेंस ऑफ राइस ग्रेन, एविडेंस ऑफ राइस ग्रेन, चावल के जो दाने हैं उसके भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से। क्लियर। फिफ्थ पोजीशन पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां से हमें एविडेंस मिला है ममी। ममी इट मींस क्या होता है, ममी का मतलब होता है कि डेड बॉडीज को जो है उस पे एक लेप लगाकर कपड़े से लपेट कर उसको रखा जाता था, उसे क्या कहते हैं ममी। ममी कल्चर फेमस है कहाँ के लिए, कहाँ से फेमस है, इजिप्ट से। इजिप्ट या मिस्र में ममियां बनाई जाती थी। उसी प्रकार हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं यहाँ पर कि यहाँ के जो लोग थे उनके साथ इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी उनसे भी उनके क्या थे, जान पहचान थी, उनसे भी उनके क्या थे, रिलेशनशिप थे, समझ गए। तो ये भी एक क्लू मिलता है, ये भी एक कंक्लूजन मिलता है। तो इस तरह से हमने कुछ सिटीज की, कुछ इंपोर्टेंट साइट्स की बात की, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और हमने बात की चंद्रदुर्ग की। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, गौर करने की वाली बात है।
बाकी हम कुछ और देख लें, जैसे कालीबंगा, कालीबंगा से हमें हवन कुंड मिला है, मिक्स टॉम मिली है, यानी कि एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 2 लोगों को दफनाया गया था, और जुते हुए खेत के भी एविडेंस हमें मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। बनावली की अगर हम बात करें, जो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है, घग्गर नदी के तट पर, वहां पर हमें मिट्टी का एक हल्का खिलौना मिला है। समझ गए? मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना या हल्का खिलौना, बनावली जो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट फॉसिल्स थे, जो इंपॉर्टेंट अवशेष थे, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान जो हमें अवशेष प्राप्त हुए उनकी बात करें तो ये टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट साइट्स देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, 3 जगहों के पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को चंदुड़ो और हल्का सामने पड़ा बनावली और जो है कुछ और जो हमने सिटी डिस्कस की। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो इसे मैं अब यहां से रफ कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा स्क्रिप्ट के ऊपर। किसके ऊपर? स्क्रिप्ट यानी लिपि। तो टॉपिक जब हम स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को आप हिस्ट्री के किस पीरियड के अंदर रखते हैं या ये किस पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हमने डिस्कस किया वहां पर और हमने बोला कि ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का एक पार्ट है। समझ गए? यानी कि आग ऐतिहासिक काल का एक पार्ट है। और आग ऐतिहासिक काल की या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जो डेफिनेशन है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिस्ट्री का वो टाइम जिसके बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट को हम अभी तक क्या नहीं कर पाए हैं? रीड नहीं कर पाए हैं। उस टाइम को हमने कहा है, कौन सा टाइम? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर? प्री हिस्टोरिक पीरियड में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, उसमें कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, स्क्रिप्ट है, बट स्क्रिप्ट को हम रीड नहीं कर सके। हिस्टोरिक पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी हैं, स्क्रिप्ट भी हैं और स्क्रिप्ट को रीड भी किया जा चुका है। क्लियर? तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहां पर स्क्रिप्ट, लिपि के बारे में। और चूंकि लिपि ऐसी थी कि लिपि को आज तक कोई भी रीड नहीं कर सका है, समझ नहीं सका है, क्या वो कहना चाह रहे थे, क्या उनकी मन की भावना थी, उसे कोई भी समझ नहीं सका है आज तक। क्लियर? तो यदि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। समझ गए? तो ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है कि कौन सी विशेषता थी, ऐसी इस लिपि की ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसकी वजह से हम उसे पहचान नहीं पाए हैं, उसे आज तक समझ नहीं पाए। क्लियर? तो अगर हम बात करें इस स्क्रिप्ट की, इस लिपि की अगर बात करें, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली हैव, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली हैव 64 सिंबल, 64 बेसिक सिंबल। ये बात ध्यान रखिए, 64 बेसिक SYMBOLE। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव 64 बेसिक सिंबल से मिलकर ये लिपि बनी है। तो 64 मूल चिन्हों से मिलकर ये लिपि बनाई जाती थी या लिखी जाती थी। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या बात हो रही है कि इस जो है 64 सिंबल थे, चित्र थे, ना कि कोई अक्षर थे। तो चित्रों के माध्यम से लिपि को लिखा जाता था। क्लियर? तो चित्रों के माध्यम से जब हम किसी लिपि को लिखते हैं तो उस लिपि को हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफिक लिपि। इट मींस कि इट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ये जो लिपि थी ये किस तरह की लिपि थी? ये एक पिक्टोग्राफिक, इट मींस भाव चित्रात्मक, हिंदी में क्या बोलेंगे? भाव चित्रात्मक ये लिपि थी। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है लिपि के ऊपर। क्वेश्चन ये है, इस लिपि में किस तरह लिखा जाता था? हाउ टू राइट इन दिस स्क्रिप्ट। इस लिपि में किस तरह से लिखा जाता था? हाउ टू राइट, कैसे लिखते थे या किस तरह से लिखते थे? हाउ टू इन दिस स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट में किस तरह से लिखा जाता था। समझिए? तो ऑप्शन ए आपको इस तरह से मिलेगा, इस लिपि में लिखा जाता था लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन बी इस तरह से मिलेगा, इस लिपि में लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट। ऑप्शन सी इस तरह से मिलेगा, इस लिपि में लिखा जाता था लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट अगली लाइन में। फिर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस लिपि में लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट और अगली लाइन में लेफ्ट टू राइट। क्लियर?
इस तरह से आपसे ये 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा इस लिपि में आखिर लिखा कैसे जाता था, उन सिंबल के माध्यम से ही किस तरह से लोग लिखते थे। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इट मींस कि फर्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट एंड सेकेंड लाइन में राइट टू लेफ्ट। क्लियर? ये जो तरीका होता है ना लिखावट का, स्क्रिप्ट जब हम इस तरह से लिखते हैं, उस स्टाइल को, उस तरीके को हम बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन स्टाइल। तो ये जो स्क्रिप्ट थी ये बुस्ट्रोफेडन स्टाइल में लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट थी। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को? स्क्रिप्ट में आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग समझ चुके होंगे कि स्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्या क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि स्क्रिप्ट को क्या कहा जाता है, तो वो थी पिक्टोग्राफिक यानी भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में 64 सिंबल थे, चित्र थे, जिनके माध्यम से बातें कही जाती थी या बतलाई जाती थी। इनमें जो लिखावट का जो तरीका था वो फर्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट, सेकंड लाइन में राइट टू लेफ्ट था, जिसे बुस्ट्रोफेडन स्टाइल भी कहा जाता है। इस कारण इस लिपि को आज तक हम रीड नहीं कर सके हैं, समझ नहीं पाए। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब जो हमारा पॉइंट होगा, टॉपिक होगा, वो होगा हाउ दिस सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रॉयड। ये सभ्यता किस कारण से डिस्ट्रॉय हो गई, किस कारण से ये सभ्यता का पतन हो गया, अचानक से सारे लोग इस सिविलाइजेशन के क्यों मर गए, कैसे उनकी डेथ हो गई। इस क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, क्वेश्चन लिख लेना, हाउ दिस सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रॉय, किस तरह से ये सभ्यता डिस्ट्रॉय हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ दिस civilization is destroyed. Clear? DESTRO by ED destroyed। किस तरह से इस सभ्यता का पतन हुआ, किस तरह से सभ्यता समाप्त होगी। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसको हमको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस पर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग क्या है तथ्य हैं, अलग अलग उनकी जो है उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। किसी का कुछ और मानना है, किसी का कुछ और मानना है। तो कुछ इतिहासकारों ने ये माना कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में मलेरिया फैलने के कारण ये सिविलाइजेशन की क्या हो गई, समाप्ति हो गई, सारे लोगों की डेथ हो गई। क्लियर? कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि जो वेस्टर्न कंट्री थी, जो पश्चिमी देश थे, जिनके साथ जो है ट्रेड किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, उत्तर पश्चिमी जो देश थे, उनके साथ जो ट्रेड था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, वो खत्म हो गया, जिससे रिसोर्सेस समाप्त हो गए और ये सभ्यता समाप्त हो गई। क्लियर? कुछ का मानना है क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी ऐसा हुआ और सिविलाइजेशन में सभी लोगों की डेथ हो गई। इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या है कंसेप्ट हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ का ये मानना है कि आर्यों ने आक्रमण किया और ये लोगों की डेथ हो गई या ये सभ्यता समाप्त हो गई, इस तरह से। लेकिन सबसे जो वैलिड रीजन माना जाता है, सबसे सही जो फैक्ट है, सबसे सही जो बात मानी गई है इस सिविलाइजेशन के डिस्ट्रॉय होने की, वो मानी गई है फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़ आने के कारण। तो बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, ये सभ्यता समाप्त हो गई। 1750 में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि ये सभ्यता का क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप लोग लिख लेना इन अबाउट, लगभग, इन अबाउट, इट मीन्स लगभग, इन अबाउट 1750 BC, 1750 BC, 1750 BC, the civilization is destroyed by the flood, by flood. The civilization is destroyed by flood। इस तरह से हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, इस टॉपिक के अलग अलग फैक्ट एंड पॉइंट्स को समझना है। तो हमने ये पढ़ चुके हैं, ये बात समझ चुके हैं। अच्छा, डिस्ट्रॉय किस कारण से हुई, फ्लड। इट मीन्स कि इट इज अ नेचुरल रीजन, प्राकृतिक कारण से ये सभ्यता समाप्त हुई, ऐसा सर जॉन मार्शल, ये थ्योरी किसने दी है, ये थ्योरी दी है सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल को ही हम इस सिविलाइजेशन का खोजकर्ता मानते हैं।
अलग अलग साइट के इन्वेंटर अलग अलग हो सकते हैं, बट जो पूरी सिविलाइजेशन है उस पूरी सिविलाइजेशन का खोजकर्ता अगर एक शब्द में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। अलग अलग प्लेस पूछेंगे तो अलग अलग होगा। जैसे हड़प्पा में आपको आंसर क्या देना होगा? दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो में क्या देना होगा? राखालदास बनर्जी। समझ गए ना? इस तरह से अलग अलग साइट में अलग अलग होंगे, लेकिन सिविलाइजेशन के इन्वेंटर कौन है? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल का ये व्यू है कि सिविलाइजेशन के समाप्ति का जो बेसिक रीजन था, जो वैलिड रीजन था, वो क्या था? फ्लड, जो कि एक प्राकृतिक कारण के कारण ही कोई सभ्यता क्या होती है? समाप्त होती है। समझ गए ना? और कोई रीजन बेसिकली नहीं हो सकता सिविलाइजेशन के समाप्त होने का। तो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, एक बार और हम उनको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किन किन टॉपिक्स को, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने किन किन चीजों को डिस्कस किया था। तो सबसे पहली बात ये थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन किसे कहते हैं, सभ्यता किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर जो मास ऑफ पीपल है, जब एक ही पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करता है तो उसको क्या कहा जाता है? सिविलाइजेशन। फिर हमारे सामने ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या ये सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन थी और इस सिविलाइजेशन को किस तरह से खोजा गया? तो पहला क्वेश्चन ये, हाउ टू डिस्कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके पीछे की जो पूरी स्टोरी थी, रेलवे का जब काम शुरू हुआ और खुदाई की गई टीलों की, तब हमें इस सभ्यता के साक्ष्य, एविडेंस या अवशेष हमें प्राप्त हुए। इस तरह से हमने देखा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी, हाउ ओल्डर इज दिस सिविलाइजेशन। तो फिर हमें पता चला कार्बन 14 डेटिंग मेथड से कि सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी, उसका जो मैच्योरिंग पीरियड था वो क्या था। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा कि सिविलाइजेशन का जो विस्तार था वो सिर्फ इंडस वैली तक ही था या फिर और भी दूसरे एरिया तक ये सिविलाइजेशन विस्तारित थी और भी कई क्षेत्र में फैली हुई थी। तो फिर हमने डिस्कस किया कि बेसिकली कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी, इसके एक्सट्रीम पॉइंट नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या क्या थे। उससे निष्कर्ष हमारा निकला कि पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सिविलाइजेशन फैली थी। फिर हमने इस सिविलाइजेशन के नेमिंग की बात की, इसका नाम क्या दिया गया। तो शुरू में तो इंडस वैली था, बाद में हड़प्पा नाम हुआ, क्योंकि ब्रोंज चलता था तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अर्बन एज सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना नेमिंग के बारे में। फिर हमने बात की इंपॉर्टेंट साइट्स की, मुख्य स्थलों की। तो हमने लगभग 12 साइट्स यहाँ पर डिस्कस की। तो वो स्थान, उनकी खोज किस ईयर में की गई, किस रिवर के किनारे पर वो सिटी है और कौन उनका खोज करता है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदहुदड़ो, समझ गए ना। इसके अलावा सुतका गेंडोर, रोपड़, लोथल, बनावली, कालीबंगा, मांदा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, इन सारी सिटीज को हमने डिस्कस किया। तो इंपॉर्टेंट साइट के बाद उन साइट से जो हमें इंपॉर्टेंट फॉसिल्स मिले हैं, इंपॉर्टेंट जो अवशेष मिले हैं, उनके ऊपर डिस्कस किया। तो हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, चंदहुदाड़ो से क्या मिला, समझ गए ना, बनावली से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, इन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया। फिर हमारी बात आती है इस स्क्रिप्ट के, इस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की। आखिर स्क्रिप्ट कैसी थी जिस कारण से हम उसे रीड नहीं कर पाए आज तक। और फिर हमने बात की इस सिविलाइजेशन की एंडिंग की, इस सिविलाइजेशन की समाप्ति की। क्लियर। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो हमने इस सिविलाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ छोटा सा टॉपिक और आता है सिविलाइजेशन का, थोड़ी सी बात और करेंगे सिविलाइजेशन के बारे में, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर चूंकि उसको भी एक बार देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि सोशल लाइफ, इस सभ्यता की सामाजिक जीवन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिकल लाइफ यानी आर्थिक जीवन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो रिलीजियस लाइफ थी, जो धार्मिक जीवन था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्लियर। हालांकि उनके कोई अच्छे तरह से एविडेंस नहीं मिलते हैं, पर फिर भी जो कंक्लूजन पर हम निकले हैं उसके ऊपर हम हल्की हल्की सी बात यहाँ पर करेंगे। तब आप लोगों को हेडिंग डालना है सोशल लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। क्लियर।